हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है तुर्की। तो तुर्की चैप्टर से, तुर्की साम्राज्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा गया है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो 19वीं सदी में इस साम्राज्य की पतन की प्रक्रिया लगातार बढ़ रही थी। तुर्की का 19वीं सदी में पूरा पतन की ओर जा रहा था लगातार। और फिर धीरे धीरे तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई थी कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा था। तो इसीलिए यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान इस्लामीस का नारा किसने दिया था? तो पान इस्लामीस का नारा दिया था अब्दुल हमीद द्वितीय। अब्दुल हमीद द्वितीय ने पान इस्लामीज का नारा दिया था। अब्दुल हमीद द्वितीय कौन था? तो अब्दुल हमीद द्वितीय उस्मानी साम्राज्य के 34वें सुल्तान था और आखिरी शासक था। तो ये 34वें सुल्तान आखिरी शासक था, जिसे जो उस्मानी हुकूमत थी वो बिगड़ते जा रही थी उस समय। तो उस्मानी हुकूमत पर प्रभावी नियंत्रण रखा। उनके दौर में उस्मानियों का पतन किया जा रहा था, खासकर बाल्कन के इलाकों में। तो रूस के साथ भी एक असफल युद्ध हुआ था। तो उसी समय का ये था उस्मानी साम्राज्य का जो पतन हो रहा था, उस पर इसने ध्यान दिया था अब्दुल हमीद द्वितीय ने। तो अब्दुल हमीद द्वितीय ने ही पान इस्लामीज का नारा दिया था। उस्मानी साम्राज्य की जो पतन हो रही थी धीरे धीरे, तो उस्मानी हुकूमत पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए इसने इसको इस प्रकार का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा तुर्क आंदोलन कब हुई थी? तो युवा तुर्क आंदोलन 1908 ईस्वी में हुई थी। 1908 ईस्वी में, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी के द्वारा शुरुआत किया गया था। लीडर यही था, अब्दुल हमीद द्वितीय, उस्मानी साम्राज्य के 34वें सुल्तान और आखिरी शासक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई भीषण अपमानजनक संधि किस नाम से जाना गया है? तो सेब्र की संधि से इसको जाना गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि हुई थी। जैसे जर्मनी के साथ हुआ था अपमानजनक संधि, वर्साई की संधि, उसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ ये अपमानजनक संधि था। सेब्र की संधि के नाम से इसको जाना जाता है। प्रथम महायुद्ध जब हुआ था, तो प्रथम महायुद्ध में तुर्की जर्मनी की ओर से लड़ा था। तुर्की जर्मनी की ओर से लड़ा था और पराजित होने के कारण ये संधि करनी पड़ी थी इसको, जिससे सेब्र की संधि के नाम से जाना जाता है। अरे संधि 10 अगस्त 1920 में हुआ था। मित्र राष्ट्र एवं तुर्की के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्रों, जितने भी मित्र राष्ट्र थे उसके साथ और तुर्की के बीच में सेब्र की संधि हुई थी। इसमें मिस्र, सूडान, फिलिस्तीन, मोरक्को और अरब, सीरिया, ईरान, जो क्षेत्र था इसको तुर्की से अलग कर दिया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ जो भीषण अपमानजनक संधि हुआ था उसको सेब्र की संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब्र की संधि कब हुई थी? तो 10 अगस्त 1920 में हुई थी सेब्र की संधि, तुर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब्र की संधि को किसने मानने से इनकार कर दिया था? तो मुस्तफा कमाल पाशा, जो लीडर था उस समय तुर्की का, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसको तुर्की का जनक भी कहा जाता है, पिता के नाम से जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की फील्ड मार्शल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्रांतिकारी राजनेता था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, लेखक भी था, तुर्की गणराज्य के संस्थापक भी था, संस्थापक इसको माना जाता है, संस्थापक था। तो 1923 से 1938 तक राष्ट्रपति के कार्यकाल में रहा 1923 से 1938 तक, और राष्ट्रपति के रूप में ये सेवा किया। तो उन्होंने व्यापक प्रगतिशील सुधार किए और जिसमें तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष औद्योगिकृत राष्ट्र में आधुनिक बनाया था। तो यही था, सेब्र की संधि को मानने से इनकार किया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता है अभी, और क्रांतिकारी राजनेता था तुर्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है। तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष औद्योगिकृत राष्ट्र के रूप में विकसित किया और आधुनिक बनाया था, इसीलिए इसको आधुनिक मुस्तफ़ा कमाल पाशा को
तुर्की का पिता के नाम से भी जाना जाता है और आधुनिक तुर्की का निर्माता भी कहा जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को, आधुनिक तुर्की का निर्माता। और अतातुर्क यानी तुर्की का पिता के नाम से भी इसको जाना जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। और इसको कई एक नाम से जाना जाता है, फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता है इसको, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 1991 नहीं, 1891 में, 1891 में हुआ था सेलेनिका में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की में एकता प्रगति समिति का गठन कब हुआ था। तो तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में, 1889 ईस्वी में, 1889 में की गई थी। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरू में कमाल पाशा किस समिति के प्रभाव में आया था। तो शुरुआत में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया था और उन्होंने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभारा और आधुनिक बनाया। इसीलिए इसको तुर्की का आधुनिक पिता के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध में एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने सफलता पाई थी। तो गल्लीपोती के युद्ध में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सेनापति के रूप में सफलता पाया था, सेनापति का रोल अदा किया था, सेनापति के रूप में यहाँ सफलता प्राप्त किया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा कब दिया था। तो 1919 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया था, 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल तुर्क कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता कमाल पाशा ने किया था। तो 1919 ईस्वी का आज पहला अधिवेशन था, उसमें मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोजान की संधि किसके बीच हुई थी। तो लोजान की संधि तुर्की और यूनान के बीच में हुई थी 1923 में, 1923 ईस्वी में लोजान की संधि 1923 में हुई थी। कब हुई थी। 1923 में किसके साथ, तुर्की और यूनान के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी। तो तुर्की गणतंत्र की घोषणा 23 अक्टूबर 1923 में हुई थी। तुर्की गणतंत्र की घोषणा 23 अक्टूबर 1923, यानी तुर्की गणतंत्र बना था कब, 23 अक्टूबर 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत को तुर्की में किसने समाप्त किया। तो कमाल पाशा ने समाप्त किया था खिलाफत को तुर्की में 3 मार्च 1929 ईस्वी में। कमाल पाशा जिसको कमाल पाशा को फील्ड मार्शल के नाम से भी जाना जाता है, इसको एक क्रांतिकारी राजनेता था, लेखक था, तुर्की गणराज्य के संस्थापक भी माना जाता है इसको, राष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी एक कार्यरत था 1923 से 1938 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की के नए संविधान की घोषणा कब हुई थी। तो तुर्की के नए संविधान की घोषणा हुई थी 20 अप्रैल 1924 को। तुर्की में नए संविधान की घोषणा 20 अप्रैल 1924 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। तो तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति यही था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को चुना गया था 1923 ईस्वी में राष्ट्रपति बना था, 1938 तक रहा था इस पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिकन पार्टी का संस्थापक कौन था। तो यही था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, रिपब्लिकन पार्टी का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की भाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो तुर्की भाषा परिषद की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, 1933 ईस्वी में, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया था। तो 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। और धर्मनिरपेक्ष राज्य किसने घोषित किया था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की में कौन सा कैलेंडर प्रचलित हुआ। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर तुर्की में प्रचलित हुआ था
ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरी कैलेंडर की शुरुआत विक्रम संवत 57 से हुई थी और दुनिया में लगभग हर जगह इस कैलेंडर का उपयोग किया जाने वाला एक कैलेंडर है और यह जूलियन कैलेंडर का रूपांतरण है। रोमन साम्राज्य जूलियन सीजर के नाम पर ये रखा गया है। इसे पोप ग्रेगोरियन 13 ने लागू किया था। पोप ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया था और इसकी शुरुआत होती है जनवरी से मानी जाती है इसकी शुरुआत, इस कैलेंडर की शुरुआत ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो तुर्की का कौन सा कैलेंडर प्रचलित हुआ था? तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कब प्रचलन में आया? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर 26 जनवरी 1925 में प्रचलन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो इस्तांबुल का पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की में टोपी और बुर्का पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? तो तुर्की में टोपी पर और बुर्का पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था 25 नवंबर 1925 को। 25 नवंबर 1925 में तुर्की में टोपी और बुर्का पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन भारत में अभी तक हम लोग इसी पे लड़ाई करते आ रहे हैं, बुर्का और टोपी को लेकर के, जबकि तुर्की में 25 नवंबर 1925 में ही इस पर कानूनी प्रतिबंध लग गया था। तो ये थे आज के हमारे तुर्की साम्राज्य से, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।